Hello students, welcome to Leela Science Center. I am Suraj Seth, your physics faculty. आज हम लोग लॉज ऑफ मोशन के सेकंड वीडियो यानी सेकंड टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे मोमेंटम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन सेकंड और थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन के थर्ड लॉ, सेकंड लॉ, मोमेंटम, ये सब सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग लॉ ऑफ मोशन। सबसे पहले हम बात करेंगे मोमेंटम की। कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे मोमेंटम को? द मोशन ऑफ बॉडी इज रिप्रेजेंटेड बाय टू फिजिकल क्वांटिटीज इन डायनामिक। डायनामिक में हम लोग किसी भी बॉडी के मोशन की बात करें तो हम लोग दो फिजिकल क्वांटिटी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं मोमेंटम को। पहला क्या होगा? मोमेंटम, और सेकंड वन इज काइनेटिक एनर्जी। यानी जो मोशन है किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसके अंदर ये दो क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, पहला मोमेंटम और दूसरा काइनेटिक एनर्जी। तो हम बात करते हैं पहले मोमेंटम का। पहले हम ये सोचते हैं कि एग्जैक्टली मोमेंटम क्या है। When two stones of a different masses drop from the same height on a vehicle, which will cause greater damage? अगर किसी व्हीकल पर दो स्टोन फेंके जाते हैं डिफरेंट मासेस वाले, तो कौन सा स्टोन ज़्यादा डैमेज करेगा उस कार को? सिंपल सी बात है, जिस स्टोन का मास अधिक होगा वो डैमेज भी ज़्यादा करता है। यानी हम कह सकते हैं कि अगर मास ज़्यादा है तो उस स्टोन का मोमेंटम ज़्यादा होगा, दैट्स वाई वो डैमेज ज़्यादा करेगा, है ना। तो यहाँ से हमें क्या मिला? द मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। एक चीज़ मिल गया हमें। अब हम सेकंड बात करते हैं। यहाँ पे पहले हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं। सिंस द लार्जर स्टोन विथ अ ग्रेटर मास अप्लाइज द ग्रेटर फोर्स even though both stones have a same velocity when they touch the ground। तो लार्जर जो हमारा स्टोन होगा वो ज़्यादा डैमेज कर सकता है ना। If two stones of same mass from different height drop on a vehicle, which one cause greater damage? अब यहाँ पर देखिए बात हो गई कि सेम मास का है और वो डिफरेंट हाइट से फेंका जाता है। यानी एक यहाँ मान लिया और सेकंड वन ये मान लिया, हाइट उसका डिफरेंट है, तो कौन सा डैमेज ज़्यादा करेगा? तो सिंपल सी बात है, जो ज़्यादा हाइट वाला है स्टोन वो ज़्यादा डैमेज करेगा आपके कार को। इसका सेंस कंक्लूजन क्या निकाले? बोलिए, इससे कंक्लूजन क्या मिला हमें? बिकॉज द स्टोन falling from greater height will have larger velocity and it applies greater force। यानी जो हमारा मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी के होता है। वेलोसिटी अगर ज़्यादा है तो उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, दैट मीन्स कि वो ज़्यादा डैमेज करेगा हमारे कार को, है ना। तो इस तरह से हमें दो चीज़ें मिल गई, है ना। पहला क्या मिला? The momentum is directly proportional to mass. Also, the momentum is also directly proportional to velocity. So, if two stones of a different masses are dropped from a different height on a vehicle, which causes more damage? अब यहाँ पर क्या कह रहा है? If two stones different mass, दोनों का मास क्या है? अलग अलग है, different height से फेंका जाता है, कौन ज़्यादा डैमेज करेगा? ये कैसे पता लगेगा? तो ये पता लगेगा जो ग्रेटर हाइट वाला होगा, ज़्यादा मास वाला होगा, वो जाहिर सी बात है उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। दैट्स वाई हम कह सकते हैं, इससे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मास और वेलोसिटी का जिसका प्रोडक्ट ज़्यादा हो यानी ग्रेटर हो, वो आपका डैमेज भी ज़्यादा करेगा, है ना। द स्टोन ऑफ लार्जर मास ड्रॉप फ्रॉम अ ग्रेटर हाइट कॉज अ ग्रेटर डैमेज सिंस इट्स प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज लार्जर। यानी पूरी तरह से आपने समझ लिया कि किसी भी ऑब्जेक्ट की बात हो, अगर डैमेज के सेंस में हो कि हमारा दो
ऑब्जेक्ट है, 2 स्टोन है, कार पर गिर रहा है, कौन ज़्यादा हमारा डैमेज करेगा कार को, तो आप कंक्लूजन कैसे निकालेंगे, कैसे पता करेंगे, तो आप कहेंगे जिस स्टोन का मोमेंटम ज़्यादा होगा, आपने मोमेंटम वर्ड लिख दिया, बोल दिया, इट मीन्स एग्जामिनर समझ जाएगा तुरंत कि मोमेंटम का सेंस यहाँ मास और वेलोसिटी से है, यानी प्रोडक्ट ऑफ मास और वेलोसिटी जिसका ज़्यादा होगा, जाहिर सी बात है वो डैमेज ज़्यादा करेगा। तो ये हमारा कंक्लूजन यहाँ निकल के आता है। तो मोमेंटम अब हम कैसे डिफाइन करेंगे? द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज अ क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन इन इट, इट इज मेजर्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, है ना। इस तरह से हमारा आ गया। और क्या हम कह सकते हैं? तो मोमेंटम जैसा हमें पता है, इसे स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट का, बॉडी का मास m हो, वेलोसिटी v हो, तो इसका मोमेंटम कैसे डिफाइंड होगा? सिंपली m इंटू v। अब इसका हमें यूनिट बताना हो तो मास की यूनिट हमारी होती है kg, वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकेंड, सो द SI यूनिट ऑफ मोमेंटम इज kg मीटर पर सेकेंड, है ना। नाउ यूनिट की जैसा मैं बताया आपको, CGS यूनिट अगर हमें बात करना है तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, SI यूनिट kg मीटर पर सेकेंड। डायमेंशन फॉर्मूले की अगर बात करें तो यहीं से आप निकाल सकते हैं, kg के लिए हो गया m, मीटर के लिए l और सेकेंड के लिए t, सो mLT माइनस 1। इस तरह से हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला ला सकते हैं। एक बात आपको माइंड में बैठाना है, मोमेंटम जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि वेलोसिटी के अंदर डायरेक्शन है, इसलिए मोमेंटम जो है क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। तो ये जो पॉइंट्स हैं इसे आप दिमाग में बैठा लेना है आपको। अब हम बात करेंगे न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अगर हम आपको डायरेक्ट बता दें तो न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। ये उनका सेकंड लॉ था। आइए हम इसको आपको डीपली बताते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू, उसके बाद आप जानेंगे। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट on a moving body then it moves with uniform velocity। ऐसा हमने फर्स्ट लॉ में पढ़ा है ना। If no external force acts on a body, its momentum remains constant। समझ गए? अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होगी। दैट मीन्स कि उसका मोमेंटम जो होगा कांस्टेंट होगा, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं? When a momentum of body changes, the body must be under action of external force। अगर उसके मोमेंटम में चेंज हो रही है, इसका कंक्लूजन क्या निकल रहा है? जाहिर सी बात है उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो यहीं से हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ बना, है ना। यानी हम लोग कैसे कहेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे? द रेट ऑफ change of momentum of a body is directly proportional to the net external force acting on a body and take place in a direction in which the force act। जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है उसके मोमेंटम में जो चेंजेस है उसी डायरेक्शन में होगा। तो ये हमारा था न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन। आइए हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, देखते हैं हम लोग क्या पढ़ें। तो पहला क्वेश्चन है कि अगर हमें पूछा जाए मोमेंटम इज व्हाट, तो हम लोग कैसे कहेंगे? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, या द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, या फिर द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड डिस्प्लेसमेंट, या फिर द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्पीड। चैट बॉक्स में क्विक आप रिप्लाई दीजिए और देखिए आपका सही आता है कि नहीं। तो यस, द आंसर इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। आपको याद होगा हमने अभी जस्ट बताया, मोमेंटम को डिफाइन किया, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। सो द आंसर इज बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
if two stones of same mass from different height fall on a vehicle, which one cause greater damage? इसका एग्जाम्पल हम लोग लेकर के बताए थे, याद होगा आपको, बताइए। अ स्टोन फ्रॉम अ ग्रेटर हाइट, ये ऑप्शन सही होगा, और अ स्टोन फ्रॉम लेस हाइट, या फिर ए एंड बी बोथ आर करेक्ट और नन ऑफ दीज। तो जाहिर सी बात है जिसका हाइट ज़्यादा हो वो डैमेज भी ज़्यादा करेगा। ये अभी जस्ट हमने जो बताया पीछे आपको याद होगा, है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम। अभी हमने जस्ट मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला आपको बताया था, जिसमें केजी मीटर पर सेकंड के यूनिट था, उससे आप डायमेंशनल फॉर्मूला बना सकते हो। क्या मिलेगा आपको? ml² t - 2, ml t - 2, ml t - 1 और ml - 1 t - 1। तो ऑप्शन है सी, ml t - 1, है ना। ये हमने बताया, आपको याद होगा। इस तरह से अब हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को कैसे हम कह सकते हैं, क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी is directly proportional to the applied force and take place in a direction of force। ये हमारा सेकेंड लॉ का एक हमें मिल गया, ये हमारा सेकेंड लॉ था। आप ऐसे डिफाइन करेंगे, ओके। सपोज दैट एक वॉल है, आप क्या कर रहे हो? किक मार रहे हो वॉल को, क्या होगा? जाहिर है जब आप वॉल पर किक मारोगे तो आपको क्या होगी? चोट लगेगी, है ना। लेकिन वही आप बॉल को मारते हो तो क्या होगा? आपको चोट लगेगी, आपको मजा आएगा। अब दोनों में क्या मिला? जाहिर सी बात है जो हमारा सेकेंड लॉ के हिसाब से अगर देखा जाए तो वॉल का मोमेंटम बहुत ज़्यादा है, दैट्स वाई उससे आपको चोट लग रही है। वहीं आप बॉल की बात करें, बॉल का मास कम है, तो सिंपली आप उससे किक मारते हो तो वो डिस्प्लेस हो जाता है ना। तो हमें क्या मिलता है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, इट इज रिलेटेड टू द नेट एक्सटर्नल फोर्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी। यानी कि किस पर डिपेंड करता है? तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी पर डिपेंड करता है। और दूसरा, वॉल का हमने जैसा बताया मास बहुत ज़्यादा है, दैट्स वाई उसको किक करने पर वो उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हो पा रहा है, उसके मोमेंटम में चेंजेस नहीं हो पा रही है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट आपने हैमर से क्या किया? इस पर मारा, है ना। इस पर आप क्या करते हो? क्या होगा जब आप हैमर के थ्रू इस पर मारोगे? तो इससे क्या सेंस मिलेगा? एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी। द ग्रेटर द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर इज द अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट द ऑब्जेक्ट। जैसा आपने पिछले एग्जांपल में देखा कि वॉल को जब हम किक मार रहे थे वो डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, बट मेरे को ही चोट लग जा रही है। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज मास का मोमेंटम, वॉल का जो मोमेंटम है वो बहुत ज़्यादा है ड्यू टू ग्रेटर मास, इसलिए जब हम उसको किक कर रहे हैं तो हम उसको डिस्प्लेस नहीं करा पा रहे हैं। वो रिएक्शन फोर्स हमें दे रहा है, हम ही को उतना ही फोर्स लग जा रहा है, यानी कि हमें चोट लग जा रही है। वहीं बॉल को जब किक करते हैं तो चूंकि बॉल का मास कम है तो हम उसे डिस्प्लेस कर पा रहे हैं, वेलोसिटी उसको कुछ दे पा रहे हैं हम, है ना। तो अगर मास किसी का ज़्यादा है इट मीन्स कि उसका मोमेंटम लार्जर होगा, दैट मीन्स कि उसको फोर्स भी हमें ज़्यादा लगाना पड़ेगा। यानी बॉल को डिस्प्लेस करना है तो हमें किक या पुश नहीं करना है, हमें कोई बुलडोजर ले आकर के उससे फोर्स लगाना है तो वो जरूर डिस्प्लेस कर लेगा हमारे वॉल को। और क्या कंक्लूजन हमें निकल के आता है? एवरीवन unconsciously knows the second law, है ना। Everyone know the heavier object require more force to move the same distance than higher object, lighter object। अगर कोई भारी चीज है तो उसे डिस्प्लेस करने में हमें फोर्स ज़्यादा लगाना होता है, वही कोई हल्की चीज है तो आप इजीली उसको डिस्प्लेस
कर लेते हैं, है ना। तो न्यूटन के जो सेकंड लॉ से हमें यही मिलता है कि फोर्स, मास और एक्सेलरेशन का रिलेशन दैट F इज इक्वल टू ma, है ना। तो बात किया जाए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कितनी फास्ट से मूव कर रहा है तो हमें क्या मिलेगा। अगर हमें मैथमेटिकली सेकंड लॉ को अगर बताना है या एक्सप्रेस करना है तो कैसे बताएंगे, F इक्वल ma। अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि ये एग्जैक्टली सर F इक्वल ma कैसे आया। तो हम यहाँ आपको एक बात ऐड करना चाहेंगे, जैसा हमने यहाँ आपको बताया कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। और मोमेंटम को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो मोमेंटम, पहले आप प्रोपोर्शनल हटा लो तो इक्वल आ जाएगा K देन dP बाई dt। और मोमेंटम जैसा हम लोग जानते हैं इट इज चेंज इन मोमेंटम, मास एंड वेलोसिटी, है ना। As you know that mass is constant, so we will get Km dt of V, and what is it represent, then rate of change in velocity is equal to the acceleration of object, so we can write it as A। K जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू आप 1 लोगे सो आपको F की वैल्यू मिल जाएगी m इंटू A। इस तरह से ये फॉर्मूला हमारा जनरेट हुआ है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, आप इसको साइड में नोट डाउन कर सकते हो। ओके, तो हमारा कंक्लूजन क्या मिला कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। तो ये हमारा लॉ, सेकंड लॉ के अंडर में ये आता है ना। आइए, तो हमें क्या कह सकते हैं हम, सेकंड लॉ मेजर द क्वांटिटी ऑफ फोर्स वेयर एज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिस्क्राइब कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स। फर्स्ट लॉ हमें दिखाता है उसका कॉन्सेप्ट क्या है। जैसा हमने फर्स्ट लॉ देखा कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगी और रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, अल्टी और लेस इज कंपेयर्ड विद एक्सटर्नल फोर्स, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न किया जाए, है ना। तो ये एक उसका फोर्स का कॉन्सेप्ट था और यहाँ सेकंड लॉ में हमने उसकी क्वांटिटी देखी, है ना। तो अब फोर्स की यूनिट की अगर हम बात करें तो CGS में होता है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डाइन, 1 डाइन इज इक्वल टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर, 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड SI में अगर पूछा जाए तो हम लोग कहेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और न्यूटन, है ना। दोनों का रिलेशन एज वी नो दैट 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। ये आपको माइंड में बैठाना है बिकॉज जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो ये यूनिट आपको देखने को मिलता है। ओके, तो 1 न्यूटन को इस तरह से हमें डिफाइन करना हो तो हम कैसे करेंगे, तो हम कह सकते हैं कि कोई 1 kg के मास पर उसको 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लाने के लिए जितना हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं वो होता है हमारा 1 न्यूटन। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, हम इसको रिटन अगर बोलना हो तो कैसे कहेंगे, इफ अ फोर्स प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर on an object of mass 1 kg, then the force is called 1 Newton। तब फोर्स क्या होगा हमारा 1 न्यूटन का होगा। डायमेंशनल फॉर्मूला एज वी नो दैट फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला mLT-2 होता है। कैसे, तो kg के लिए m आया, मीटर के लिए l और पर सेकंड स्क्वायर T-2 हो गया। ओके, आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। सपोज दैट Ramu's car which weighed 1000 kg is out of gas. Ramu is trying to push the car to gas station and he makes the car to move with an acceleration of 0.05 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें क्या क्या गिवन है, मास गिवन है और उसमें कितना एक्सेलरेशन आया
ये गिवन है। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पूछा जाए कि फोर्स कितना आएगा, कितना लगेगा, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे, फोर्स को कैसे निकालेंगे, तो मास इंटू एक्सेलरेशन करके मल्टीप्लाई किया तो आंसर आपको मिल जाएगा 50 न्यूटन। यानी उसने कितना फोर्स लगाया, तो 50 न्यूटन का उसने फोर्स लगाया। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? आइए कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं अब हम लोग। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट लॉ ऑफ मोशन गिवन बाय न्यूटन। जैसा हमने पहले भी आपको बताया जस्ट कि जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है इसको हम लोग मोस्ट सिग्निफिकेंट लॉ ऑफ मोशन कहते हैं, है ना। ये आपको याद होगा, ये हमने लिखा था। ओके, इसको आप नोट डाउन करिए साइड में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अ फोर्स प्रोड्यूसेस an acceleration of 1 meter per second square on an object of mass 1 kg. This force is defined as, इस फोर्स को हम लोग कितना कहेंगे, कितना अमाउंट ऑफ फोर्स है, तो सिंपली आपके पास मास है, एक्सेलरेशन है, दोनों का प्रोडक्ट कर लिया तो आपको मिलेगा 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 न्यूटन। ओके, ये हमने आपको बताया जस्ट, उसी से आप डिफाइन कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। डेरिवेशन ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। जस्ट हमने अभी आपको जो बताया उसको हमने फिर से यहाँ पर दिखाएंगे हम। आइए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स एंड टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जैसा हम लोग जानते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, यानी इससे हमें क्या मिल रहा है, सेकेंड लॉ के एक्सप्रेशन जो हमने उधर बताया आपको, वहीं से हम आपको बता रहे हैं फिर से। एक्सटर्नल फोर्स अगर हम F सपोज कर लें, टाइम इंटरवल dt सपोज कर लें, उसका मास m सपोज कर लें और वेलोसिटी सपोज दैट v2 हो जाता है v प्लस dv, है ना। तो उसका मोमेंटम क्या होगा, ये होगा p इक्वल mv एंड चेंजेस टू dp इक्वल mdv। इस तरह से हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dt ऑफ P। और हमने कांस्टेंट ये आया एक K जब हम प्रोपोर्शनल की साइन हटाते हैं, है ना। अब ये जो आप देख रहे हो P, उसके प्लेस पर हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट कर ले सकते हैं, mdv चेंज इन मोमेंटम। सो अब यहां हमें क्या मिल रहा है, यहां मेरे को मिल रहा है F इज इक्वल टू Km dt ऑफ V एंड एज वी नो दैट द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन, है ना। तो ये हम लोग पहले से ही जानते हैं। इस तरह से हमें कंक्लूजन क्या मिला, F इक्वल Kma और K की वैल्यू हम लोग क्या ले लेंगे 1। ये हमारा एक्सप्रेशन यहां पर हो गया जो कि हमने अभी जस्ट पहले भी आपको बताया। ओके स्टूडेंट्स, इसको आप नोट डाउन कर लें, फिर हम लोग आगे चलेंगे। क्लियर यहाँ तक? कोई भी डाउट्स हो आप चैट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, उसको जरूर बताया जाएगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यूनिट्स की बात करें अगर, कि फोर्स की यूनिट क्या है, जैसा हम लोग पहले भी लिखे हैं और यहाँ से भी अगर हम देखेंगे तो हमें वही मिलेगा। CGS यूनिट की बात करें तो वही ग्राम पर सेंटीमीटर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और SI की बात करें तो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। CGS में डाइन हमारी यूनिट होती है और यहाँ पर न्यूटन। ये चीज़ें हमने आपको जस्ट पहले आपको बताया जा चुका है। डायमेंशन फॉर्मूला भी आपको बताया था MLT-2। ये सब नोट जरूर करिएगा, दैट्स व्हाई हम लोग इसको दोबारा लिख रहे हैं। अक्सर ये सब चीज़ें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हमारे पूछे जाते हैं, तो इसे आप जरूर नोट करें। ओके, अब हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। ग्रेविटेशनल यूनिट क्या होता है? तो ग्रेविटेशनल यूनिट की बात करें तो किलोग्राम वेट और ग्राम वेट, ये अक्सर हमारे न्यूमेरिकल में कहा आता है। इसी यूनिट्स को हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स, है ना। यानी अगर किलोग्राम वेट लिखा हुआ है तो आप तुरंत समझिए कि इसमें g से मल्टीप्लाई करके हमें निकालना है ना। ग्राम वेट लिखा है तो वो CGS में आ जाएगा आपका,
जी से मल्टीप्लाई करने पर। तो जब किलोग्राम वेट लिखा हो या केजीएफ लिखा हो तो आप तुरंत समझिए कि इसका मतलब है 9.8 न्यूटन, है ना। ग्राम वेट लिखा हो तो डाइन में इसका आप निकालेंगे सेंस 980 डाइन लिखेंगे। आइए कुछ क्वेश्चंस पर आते हैं अब हम। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन। आपको याद होगा फोर्स और एक्सेलरेशन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली है, दोनों इक्वल है, नन ऑफ दिस। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसी ऑब्जेक्ट पर जितना ज़्यादा फोर्स आप अप्लाई करते हैं वो ज़्यादा उतना ही ज़्यादा एक्सेलरेट होता है ना। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको आप साइड में नोट करिए। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। तो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, तो एज वी नो दैट न्यूटन इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, यहाँ पर हमने डिफाइन किया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ। क्या एप्लीकेशन है, कहाँ हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं इसको। तो सपोज दैट इफ u and v are the initial and final velocity of particle of mass m and average force acting on a particle in a time interval dt is equal to f is equals to क्या मिला हमें mv माइनस mu अपॉन dt। चेंज इन मोमेंटम आप देख सकते हो, ये एग्जैक्टली हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एग्जैक्टली हमें रिप्रेजेंट करता है चेंज इन मोमेंटम, है ना, जो कि हमारा सेकंड लॉ बताता है। तो हम इस फॉर्म में भी इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो। इफ अ बॉल ऑफ मास m strikes a rigid floor normally and rebounds with the same velocity, same speed, then क्या निकल रहा है सेंस, ये टकराया और देन टकराने के बाद ये क्या हो जा रहा है, दोबारा ऊपर आ जा रहा है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, देन चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इज dp इक्वल mv माइनस mv, जो कि ऐड हो जाएगा 2mv, क्योंकि वो जितने हाइट्स वो आया टकराया हमारे सरफेस पर, उतने ही हाइट दोबारा आ गया, तो इसका जो मोमेंटम होगा वो क्या हो जाएगा, तो डबल हो जाएगा, है ना। अगर हम मान लेते हैं इफ t इज द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द बॉल विद द फ्लोर, देन फोर्स ऑन अ बॉल इज इक्वल टू 2mv अपॉन t। इस तरह से हम लोग इसका फोर्स का फॉर्मूला बना सकते हैं। So, if a ball of mass m strikes a rigid wall with a speed v, making an angle alpha with the normal to the surface and rebounds with the same speed at the same angle, so हम यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि ये ऐसे आया टकराया और इसी एंगल से हमारा क्या हुआ, रिटर्न हुआ, रीबाउंस हुआ। तो हम लोग क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि अगर एंगल आ जाए तो हम लोग कौन सा एंगल यहाँ लेंगे, तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि हम यहाँ पर कॉस लेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे वेलोसिटी का, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट्स के एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं। इन दैट सिचुएशन हमारा जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा, तो होगा 2mv cos अल्फा, है ना। और इस तरह से आप देख सकते हो जिससे आप समझ पाएं, द चेंज इन मोमेंटम अलोंग वॉल इज 0, यानी जो उसका वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, 0 होगा, हॉरिजॉन्टल आपस में ऐड हो जाता है। इफ t इज द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ बॉल विद द वॉल, देन फोर्स क्या होगा, तो फोर्स को हम लोग कहेंगे स्टूडेंट्स F इक्वल dp अपॉन dt विच इज 2mv cos अल्फा अपॉन t। इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एक कंडीशन और ले लेते हैं। इफ अ बॉल ऑफ मास m strikes a rigid wall
with a speed v making an angle of theta with the wall and rebounds with the same speed and same angle, then यहाँ पर हमने जो अल्फा लिया था हमने क्या कर दिया, इसको सपोज दैट अगर हमने थीटा सपोज कर लिया, क्या होगा देखिए, इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होंगे v cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट हो गया v sin थीटा, और रीबाउंस जब किया तो सेम वेलोसिटी से ही आ रहा है, यानी इसकी वेलोसिटी v है, एंगल हमारा थीटा है वॉल के थ्रू। इन दैट सिचुएशन हम लोग क्या कह सकते हैं, इसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट v sin थीटा एंड v cos थीटा, देख सकते हैं आप कि जो वर्टिकल कंपोनेंट है v sin थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसके ऐड हो जाएंगे। अब आप देख सकते हैं हमारा फॉर्मूला लिटिल बिट चेंज हुआ, वो क्यों ऐसा हुआ, वहाँ कॉस था यहाँ साइन क्यों हो रहा है, बिकॉज जब आप इस एंगल की बात करेंगे तो ये होगा 90 माइनस थीटा एंड कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, है ना। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स, है ना। तो ये आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा इससे, और इससे फोर्स आप निकाल लेंगे, यानी इस सिचुएशन में जब वॉल से एंगल गिवन हो, उस सिचुएशन में अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला जनरेट करना हो तो हम लोग कहेंगे 2mv sin थीटा, यानी अगर हॉरिजॉन्टल से एंगल गिवन है तो आप कॉस यूज़ करेंगे, और बॉल का ऑब्जेक्ट का जिस डायरेक्शन से आ रहा है वॉल से अगर उसका एंगल गिवन हो, इट मीन्स कि आप वहाँ पर साइन यूज़ करते हैं, है ना। तो हम लोग यहाँ क्या कह सकते हैं कि इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉल एंड द वॉल, देन मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल इज परपेंडिकुलर टू द वॉल इज 2mv sin थीटा। इस तरह से हम लोग इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम कुछ आपको एग्जाम्पल से आपको समझाने जा रहे हैं। From a nozzle of area of cross section A, liquid of density rho coming out with a velocity v horizontally and strike a vertical wall, then, तो इस तरह से आप देखते हैं, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, इसका मोमेंटम कैसे जा रहा है, सामने की ओर, डायरेक्शन आप देख सकते हैं। If water does not bounce back such that if it drops डाउन along a wall then force exerted on the wall, यानी पूरा फोर्स वॉल पर लग जा रहा है, यानी हम कह सकते हैं कि F इज इक्वल टू AV स्क्वायर रो। आपके मन में ये जरूर आ रहा होगा कि सर ये AV स्क्वायर कैसे हो रहा है, तो ये इसका फॉर्मूला बन रहा है, यानी किस सेंस में, आप समझ जाइए कि जब हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A हो, है ना, उसकी वेलोसिटी आने वाली जो है वो अगर v सपोज किया जाए, और जो वाटर आ रहा है या कोई दूसरा लिक्विड आ रहा है उसकी डेंसिटी रो है, इन दैट सिचुएशन। ओके, इफ वाटर बाउंस बैक विद द सेम स्पीड एंड फोर्स एक्सर्टेड ऑन वॉल, इन दैट सिचुएशन हम लोग इसका जस्ट डबल यूज करेंगे फॉर्मूला 2AV स्क्वायर रो। ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको न्यूमेरिकल में ये काफ़ी यूज़ होने हैं, तो इसे आप अच्छे से माइंड में जरूर बैठा लें। तो आइए अब आते हैं अपने कुछ क्वेश्चंस पर। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन चेंज इन मोमेंटम एंड एवरेज फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t, दोनों में क्या रिलेशन है। तो हमने जस्ट अभी देखा कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dt ऑफ p, यानी हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। The motion of a particle of mass m is described by y equal ut plus half gt square. Find the force acting on a particle. इसका हमें फोर्स बताना है, m पता है, कैसे हम डिफाइन करेंगे बताइए। तो जाहिर है mg, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं g है, यानी ग्रेविटी के अंडर में आ रहा है, और यहाँ आप देख रहे हो यहाँ प्लस की साइन है, ये रिप्रेजेंट करता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे के डायरेक्शन में आ रहा है, और जी का सेंस हो गया कि अंडर ग्रेविटी आ रहा है, इससे ये सेंस हो गया कि यहाँ फोर्स जो है mg लगा। यही अगर यहाँ साइन अगर यहाँ निगेटिव होता आपका और इसका सेंस होता कि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है यानी अगेंस्ट द ग्रेविटी, इन दैट सिचुएशन हमारा जो फोर्स होता
वो लगता -mg, है ना। और लीनियरली के लिए यहाँ प्लस है और यहाँ पर आपका a हो जाता तो आपका लीनियर होता ma, और अपोजिट डायरेक्शन के केस में यानी यहाँ अगर माइनस हो तो -ma। तो ये बिल्कुल आपको केयरफुली माइंड में बैठा लेना है, यहाँ से आप यहाँ फॉर्मूला आप बना सकते हैं, ये आप जरूर नोट कर लें, है ना। इससे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग इम्पल्स की बात करते हैं। व्हाट इज इम्पल्स? इम्पल्स क्या है एग्जैक्टली? द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम दैट प्रोड्यूसेस अ फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी इज कॉल्ड इम्पल्स। बहुत ही सिंपल है, किसी ऑब्जेक्ट पर कितने टाइम तक के लिए फोर्स लग रहा है वो टाइम और क्वांटिटी ऑफ फोर्स का प्रोडक्ट ही इम्पल्स कहलाता है ना। एग्जाम्पल, कोलिजन बिटवीन टू बिलियर्ड बॉल्स, दो बॉल्स अगर आपस में टकरा रहे हैं तो नेल ड्राइवन इनटू अ वॉल बाय स्ट्राइकिंग इट विद अ हैमर। ये सब कुछ एग्जाम्पल हैं इम्पल्स के। आइए यूनिट देखा जाए कि इम्पल्स की एग्जैक्टली यूनिट क्या है। तो जैसा हमने पीछे अभी देखा कि इम्पल्स विच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल J, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इस वेक्टर से आपको समझ में आया कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। ऑल्सो इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। सो फोर्स की यूनिट हो गई न्यूटन, टाइम की यूनिट हो गई सेकेंड, तो न्यूटन सेकेंड इसका SI यूनिट और CGS में डाइन सेकेंड। तो ये दोनों इसके हो गए यूनिट। डायमेंशन फॉर्मूले की बात करें तो सेम एज मोमेंटम यानी MLT -1। यहाँ एक बात आपको नोट करने वाली है, क्या इम्पल्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी इम्पल्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है जो हमने ऊपर ही आपको बताया, और इसका डायरेक्शन वही फोर्स के डायरेक्शन से हमें पता चलता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा आप इससे आप देख सकते हैं कि अगर कोई बॉक्सर है तो आप देखते हैं वो कितने टाइम कितनी क्विकली किसी को पंच मार रहा है, इट मीन्स उसका मोमेंटम फोर्स कितना अप्लाई कर रहा है, इम्पल्स कितना हाई है, ये उससे डिस्क्राइब होता है ना। इफ द फोर्स इज कांस्टेंट देन इम्पल्स इक्वल, तो फोर्स अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो किस पर डिपेंड करेगा, तो टोटली डिपेंड विथ टाइम, है ना। तो न्यूटन के अगर सेकंड लॉ से भी अगर हम देखेंगे तो वहां से भी हम लोग यहाँ बता सकते हैं, है ना। तो ये आप जरूर नोट करिएगा, mv - mv, यानी इम्पल्स और मोमेंटम ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये दोनों आपस में इक्वल ही होते हैं एग्जैक्टली। इसलिए इसकी यूनिट्स और डायमेंशनल फॉर्मूला भी आपने देखा कि सेम होता है। अगर फोर्स वेरिएबल है इन दैट सिचुएशन आप इस फॉर्मूले को इंटीग्रेशन के थ्रू, डेफिनेट इंटीग्रेशन के थ्रू आप दिखाएंगे T1 to T2 F dt, इस तरह से आप दिखाएंगे, है ना। अगर हम एरिया ऑफ ग्राफ ऑफ इम्पल्स बताएं तो देखिए ये आप जो देख रहे हैं ये फोर्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, हमारा एक्स एक्सिस टाइम के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इन दैट सिचुएशन देखिए यहाँ फोर्स कितना ज़्यादा हाई अप्लाई हो रहा है पार्टिकल का, और यहाँ आप देख रहे हैं इसका एरिया क्या है ना। ये इसका आपका ग्राफ बना। ए फोर्स F acts on a body for a time T1, F2 42, F3 43 डॉट डॉट डॉट, देन टोटल चेंज इन मोमेंटम, तो सारा आपने प्रोडक्ट करके ऐड कर दिया, ये इसका टोटल हुआ, यानी J का ये एक फॉर्मूला हमारा बन जाता है। ओके, तो यहीं पर आप चाहें तो इसको फिर से ऐसे लिख सकते हैं कि वेक्टर J इज इक्वल्स टू F1 T1 प्लस F2 T2 प्लस F3 T3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये आपका न्यूमेरिकल में ज़रूर ये यूज़ होना है, न्यूमेरिकल में आपको ये हेल्प करेगा। तो आइए अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स के एप्लीकेशन देखते हैं हम लोग। फॉर अ गिवन इम्पल्स द एवरेज फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच फोर्स एक्ट्स। जैसे a person falling on a concrete floor from a certain height
receive injuries more than when he falls from same height on a loose soil. यानी अगर वो मिट्टी पे गिरता है तो उसको चोट कम लगती है, वही कंक्रीट के वॉल या फ्लोर पर गिरता है तो उससे चोट ज़्यादा लगती है। ये हम लोग जो देखते हैं ये एक इम्पल्स का एग्जाम्पल हुआ। ब्रेकेबल आर्टिकल्स लाइक चाइना वॉर, टेलीविजन सेट etc are transported from one place to another by packing them with felt styrofoam etc. देखते हैं आप जो थोड़े से नाजुक चीज़ें होती, कप प्लेट वगैरह देखिए या फिर आपकी LCD LED देखिए, इन सब के आप देखेंगे कि उसके आसपास हम लोग फोम का यूज़ करते हैं जिससे वो टूटे ना, बिकॉज हैवी वेट है। जब आप इसको ऐसे पटक भी देते हो यानी हल्का से इसको ड्रॉप आउट भी करते हो तो फोम जो है सारा फोर्स एग्जॉर्ब कर लेता है और डैमेज होने से आपके सिस्टम को बचाता है, यानी TV LED आपका फूटने से बच जाता है, डैमेज होने से बच जाता है। शॉक एब्जॉर्ब यूज्ड व्हीकल ऑन अ रिड्यूस द मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्सी। जो आप सॉकर देखते हैं, जनरली हम लोग सॉकर नेम यूज़ करते हैं बाइक वगैरह कार वगैरह में, वहाँ भी लगाने का वही सेंस होता है जिससे हमारा व्हीकल जो है वो क्या हो, एग्जॉर्ब कर ले और हमारा डैमेज होने से वो बच जाए, है ना। और क्रिकेटर को देखते हैं, अ क्रिकेटर लोअर्स हिज हैंड्स व्हाइल कैचिंग द बॉल टू रिड्यूस द इम्पल्सिव फोर्स। जब भी आप देखते हो जब वो कैच कर रहा होता है तो बॉल को कैच करते हुए नीचे करता है, हाथ को नीचे लाता है, वो एग्जैक्टली यहाँ ऐसे करके वो क्या दिखाता है, वो एग्जैक्टली ये कर रहा है कि जो बॉल के थ्रू हमारे हैंड पर फोर्स अप्लाई होगा वो फोर्स कम लगे। तो ये हमारा सेंस हुआ। आइए कुछ क्वेश्चंस पर देखते हैं, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन देते हैं। बताइए स्टूडेंट्स, फॉर्मूला ऑफ इम्पल्स क्या है? जस्ट बताया है। यस स्टूडेंट्स, तो फोर्स इक्वल, फॉर्मूला ऑफ इम्पल्स की बात करें तो फोर्स इनटू टाइम जो है ये इसका फॉर्मूला हमारा होता है ना। ये हमने अभी जस्ट पीछे लिखा था। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इम्पल्स। तो हमने बताया आपको कि सेम एज मोमेंटम, तो मोमेंटम का अगर याद हो आपको mLT-1, सेम वही फॉर्मूला यहाँ पर इम्पल्स के भी होंगे। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अ क्रिकेटर लोअर हिज हैंड व्हाइल कैचिंग द बॉल इज एन एग्जाम्पल फॉर, ये किसका एग्जाम्पल है? तो यस, इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ इम्पल्स। ओके, आइए अब हम बात करते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही सिंपल है, अक्सर हम लोग बात बात में ये फॉर्मूले का जिक्र भी करते हैं। टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बहुत सिंपल सा है, सभी एक्शन के कुछ न कुछ हमें रिएक्शन जरूर मिलते हैं, इक्वल भी होते हैं वो और अपोजिट होते हैं। यानी आप 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो ईस्ट के डायरेक्शन में तो सेम अपोजिट फोर्स उतने ही क्वांटिटी का वेस्ट के डायरेक्शन में आपको फोर्स मिलता है ना। इसका एग्जांपल देखिए, ये है रॉकेट, आप जानते हो उड़ता है तो ये नीचे जो आपका फ्यूल होता है वो जितना फोर्स लगाता है हमारे अर्थ पर, सेम अर्थ उतना ही फोर्स रॉकेट पर लगा रहा है जिससे वो उड़ पा रहा है इस तरह से। ओके, तो ये हमारा था न्यूटन का थर्ड लॉ। अब इसका मीनिंग अगर आप जानना चाह रहे हो, अभी भी अगर आपको ये नहीं क्लियर हुआ हो तो फिर से बताते हैं। दिस मीन्स एवरी एक्शन देयर इज रिएक्शन विच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। इसको थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में ऐसे आप बोल सकते हैं। जैसा आप देखते हैं कि जब भी आप नाव से इस तरह से कूदते हैं सामने, तो ज़मीन पर कूदते समय आप देखते हो आप जो फोर्स लगाते हो उस फोर्स से हमारा जो बोट है वो पीछे की ओर क्या हो जाता है, पुश हो जाता है ना। ये उसका एक्शन है और ये आपने देखा उसका
रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल हुआ जो आपके डेली लाइफ से उठाया गया है। इज दैट क्लियर? ये भी एक उसका एग्जांपल है, आप देख सकते हैं व्हेन यू पुश एन ऑब्जेक्ट इट पुश यू बैक, है ना। अब हम बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की, एक्शन और रिएक्शन का एग्जैक्टली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन। सभी एक्शन, जो भी एक्शन आप करते हैं उसका एक रिएक्शन जो है सेम होता है, इक्वल होता है। यानी आप अगर किसी से प्यार से बात करते हो, दैट्स मीन जाहिर सी बात है सामने वाला बंदा भी आपसे प्यार से ही बात करेगा, ये उसका रिएक्शन होगा। आप अगर किसी को गुस्से होकर के बात करेंगे तो सिंपल सी बात है सामने वाला भी आपसे प्रेम से बात नहीं करने वाला है, वो भी आपसे गुस्से में ही बात करेगा। तो अपोजिट रिएक्शन होता है और सेम एंगर होगा। एक्शन एंड रिएक्शन डू नॉट एक्ट ऑन अ सेम बॉडी, देयरफॉर दे डू नॉट कैंसल टू ईच अदर। ये अलग अलग बॉडी की होती है, यानी हमने 10 न्यूटन का फोर्स किसी पर अप्लाई किया तो वो मेरे पर अप्लाई कर रहा है, यानी दो ऑब्जेक्ट यहाँ पर अलग अलग होंगे। और क्या होंगे? एक्शन एंड रिएक्शन आर म्यूचुअली एंड एक्ट साइमल्टेनियसली। ये दोनों म्यूचुअली एक साथ ही अप्लीकेबल होते हैं, दोनों एक साथ होते हैं, पेयर में होते हैं। और क्या हम कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं? न्यूटन्स थर्ड लॉ इज नॉट अप्लीकेबल टू सूडो फोर्स, सूडो फोर्स पर ये अप्लीकेबल नहीं होता है। और न्यूटन्स थर्ड लॉ डिफाइंस द नेचर ऑफ फोर्स एंड गिव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसी के थ्रू हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम मिलता है, जो हम आगे अभी पढ़ेंगे। ओके, न्यूटन्स थर्ड लॉ इज नॉट स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल व्हेन द इंटरैक्शन बिटवीन टू बॉडीज सेपरेटेड बाय अ लार्ज डिस्टेंस। अगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में है वहाँ पर भी ये न्यूटन्स थर्ड लॉ एप्लीकेबल नहीं। ओके, अब आपके दिमाग में ये जरूर आ रहा हो सर ये सूडो फोर्स क्या है, आपने अभी बताया, तो आपको सूडो फोर्स बता दूं मैं। फोर्स एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट रिलेटिव एन ऑब्जर्वर इन अ नॉन इनर्शियल फ्रेम विदाउट एनी इंटरैक्शन विद एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ द यूनिवर्स इज कॉल्ड सूडो फोर्स। समझ पा रहे हैं? ये हमारा क्या है? सूडो फोर्स है। एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता रहे हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो सूडो फोर्स है। डिफ्लेक्शन ऑफ पेंडुलम जो है वो सूडो फोर्स का एग्जांपल है। रिलेटेड टू एक्सेलरेटिंग कार, है ना। गेन और लॉस ऑफ वेट, कभी कभी आपको हल्कापन या भारीपन जो लग रहा है ये भी सूडो फोर्स का ही एग्जांपल है। एक्सपेंशन इन एक्सेलरेटिंग एलिवेटर, यानी कि जब एलिवेटर आपका चलता है उस वक्त आप जो एक्सपीरियंस करते हो अपने वेट पर भारीपन या हल्कापन, ये सूडो फोर्स का एग्जांपल है। चलिए और कुछ एग्जांपल देखते हैं। अ बर्ड फ्लाइज फॉरवर्ड बाय एक्सर्टिंग अ फोर्स ऑन एयर बट द एयर पुशेड द विंग्स ऑफ अ बर्ड बैक दैट मेक्स द बर्ड मूव फॉरवर्ड। आपको पता है कोई बर्ड जब फ्लाई करता है तो अपने पंख से वो क्या करता है, एयर को पुश करता है और उससे क्या होता है, एयर उस पर फोर्स लगाता है बैकवर्ड डायरेक्शन में, इससे वो उड़ पाता है। ये उसका एग्जांपल है। ओके, वॉकिंग हो गया, है ना। ये भी हमारा थर्ड लॉ का ही एग्जांपल होगा। फोर्स एक्सर्ट करते हैं ग्राउंड पर और ग्राउंड हमें आगे की ओर पुश करता है ना। तो ये हमारा क्या हुआ? रिफ्लेक्शन हुआ। आइए कुछ क्वेश्चंस पर आते हैं फिर से। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज एन एग्जांपल फॉर, ये किसका एग्जांपल है? ग्रेविटेशनल फोर्स, टेंजेंशियल या सूडो फोर्स? तो यस, इट इज द एग्जांपल ऑफ सूडो फोर्स। ये आपको हमने बताया अभी जस्ट, वहां से आप इसको लेंगे। सेकंड लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स? इनमें से कौन सा हमारा रॉन्ग है चारों में से? तो इसका आप सिंपली देखने से ही समझ में आ रहा होगा। दिस एक्ट्स ऑन अ सिंगल बॉडी, ये आपका इनकरेक्ट हुआ। ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पर लगते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने बताया। नेक्स्ट, द बिहेवियर ऑफ अ बॉडी अंडर अ जीरो रिजल्टेंट फोर्स इज गिवन बाय क्या? न्यूटन थर्ड लॉ, सेकंड लॉ,
फर्स्ट लॉ और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये थर्ड लॉ से हमें ये मिलता है ना। थैंक यू स्टूडेंट्स, होप आपको चीज़ें ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इस वीडियो को केयरफुली और फिर से ज़रूर रिपीट करके देखिएगा, जिससे आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएं। नोटिंग करना ना भूलें, जो जो हमने फॉर्मूला बताया ये फॉर्मूला आपको नोट करना है, उससे आप ज़रूर नोट करें। तो मिलते हैं आपने नेक्स्ट वीडियो में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से, और देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ें हैं, और कुछ उसके न्यूमेरिकल्स भी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टर्न में कि कैसे हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट्स।